हेलो डियर स्टूडेंट्स, मॉडल संस्कृति पाठशाला में मैं अजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक दल अध्याय का भाग 2 शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक दलों के अंगों के बारे में, राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, दलीय व्यवस्था क्या होती है, राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं, इन सब पर चर्चा की थी। आज हम राजनीतिक दलों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, शासक दल। चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल या गठबंधन को बहुमत मिलता है वह सरकार अथवा कार्यपालिका का गठन करता है, उसे शासक दल कहते हैं। नंबर 2, विपक्षी दल। चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता वह अल्पमत के कारण विपक्ष की भूमिका निभाता है, अर्थात विरोधी दल के रूप में वह सरकार पर नियंत्रण करने का एवं जनमत निर्माण करने का कार्य करता है। भारतीय दल प्रणाली की विशेषताएं। भारतीय दल प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1, बहुदलीय प्रणाली। जैसा कि हमने दल प्रणाली के बारे में पढ़ा था कि एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, और उसमें भारत को हमने एग्जाम्पल के रूप में भी दर्शाया था। बहुदलीय प्रणाली वह दल व्यवस्था जहाँ पर 2 से अधिक राजनीतिक दल मौजूद होते हैं। भारत में असंख्य राजनीतिक दल, लगभग हम ये मानकर चलें कि 1500 से भी ज़्यादा राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम मान्यता प्राप्त दलों की बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त 2 प्रकार के दल होते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर के दल और दूसरा क्षेत्रीय स्तर के दल, जिनको हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। दूसरा विशेषता है चमत्कारिक नेतृत्व। प्यारे बच्चों, किसी भी राजनीतिक दल के नेतृत्व का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। जिस प्रकार आरंभ में जब हम आज़ाद हुए उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व के कारण लगातार कांग्रेस एक दल का प्रभुत्व स्थापित कर पाई। 1964 में उनकी मृत्यु के बाद ऐसा ही एक नेतृत्व लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस को प्रदान किया, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को एक चमत्कारिक नेतृत्व प्रदान किया। इसी प्रकार 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने चमत्कार किया और पहली बार एक लंबे समय के बाद बहुमत की सरकार बनी, एक पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। तीसरा, जातिवाद। जातिवाद हमारे दल प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। हमारे यहाँ बहुत सारी बातें राजनीति में जाति पर आधारित होता है। जिस तरह से मतदाता अगर मतदान करने के लिए जाता है तो वो ये देखता है कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा प्रत्याशी, कौन सा उम्मीदवार मेरी जाति से संबंध रखता है। इसी प्रकार जब राजनीतिक दल टिकट का वितरण करते हैं तो भी वो चुनाव क्षेत्र में किस जाति की बहुलता है, उसी जाति की व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में वो अपनी पार्टी का टिकट देते हैं। इसी प्रकार जब मंत्रिमंडल का निर्माण होता है तो भी जाति को आधार मानकर उसी अनुपात में, जिस अनुपात में जिस जाति की जनसंख्या होती है उसी अनुपात में मंत्री पद दिए जाते हैं। नंबर 4, दल बदल। भारतीय दल प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता दल बदल है। ये 1967 से ये एक बुराई का रूप धारण कर चुकी है। 1967 में हरियाणा में एक एमएलए ने 15 दिन में
3 बार दल बदल किया और आया राम गया राम की लोकोक्ति हरियाणा से शुरू हुई। क्षेत्रीय दलों का महत्व। असंख्य क्षेत्रीय दल हैं। मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों की अगर हम बात करें तो लगभग 50 के आसपास क्षेत्रीय दल हम भारत में मौजूद हैं और ये क्षेत्रीय मुद्दों को बहुत ज़्यादा उठाते हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं। 1989 में क्षेत्रीय दलों के कारण गठबंधन की सरकार बनी। 1996 में क्षेत्रीय दलों के को महत्वपूर्ण विजय प्राप्त हुई और 1996 से लेकर सन 2014 तक क्षेत्रीय दलों का एक महत्वपूर्ण रोल सरकार के निर्माण में रहा। राजनीतिक दलों के समक्ष समस्याएं। प्यारे बच्चों, भारतीय दल व्यवस्था की विशेषताओं के बाद हम राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी समस्या आती है उसकी चर्चा हम करेंगे। पहली समस्या है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। प्यारे बच्चों, राजनीतिक दलों का अनुशासन बहुत कठोर होता है। वहाँ पर हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव होता है। वहाँ पर वन मैन शो होता है। एक ही व्यक्ति पूरी राजनीतिक दल को चलाता है। वहाँ अध्यक्ष का चुनाव केवल नाम मात्र होता है। जो प्रभुत्वशाली या जिसने जिस पार्टी को निर्माण किया है, गठन किया है, बार बार उस व्यक्ति को ही उस राजनीतिक दल का अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी समस्या वंशवाद की है। वंशवाद का मतलब है कि बार बार उसी परिवार के सदस्यों को राजनीतिक दल की कमान सौंपना, राजनीतिक दल का नेतृत्व सौंपना, राजनीतिक दल का अध्यक्ष बनाना। हम अनेकों एग्जाम्पल इस विषय में दे सकते हैं। जिस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू से अगर हम शुरू हों तो कांग्रेस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद किया। उसके बाद उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद श्री राजीव गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया और इस प्रकार से वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी अध्यक्ष का पद या नेतृत्व की कमान सौंपी जाती है। तीसरा, धन का कुप्रभाव। प्यारे बच्चों, आज भारतीय राजनीति में धन का बहुत ज़्यादा कुप्रभाव है। राजनीतिक दलों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या धन के कुप्रभाव की है। क्योंकि जिस राजनीतिक दल के नेता पूंजीपति होते हैं, वो गरीब लोगों को धन का लालच देते हैं, अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं और उनके वोट का गलत प्रयोग करवाते हैं। चौथा, अपराधीकरण। लगातार भारतीय राजनीति में अपराधियों की संख्या बढ़ रही है। लगातार राजनीति को अपराधी लोगों का प्रवेश दूषित कर रहा है। अगर हम पिछले लोकसभा और विधानसभाओं का अगर हम विश्लेषण करें तो कोई भी ऐसी लोकसभा या विधानसभा नहीं आई है जिसमें अपराधियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई हो। विकल्पहीनता। प्यारे बच्चों, मतदाता मजबूर है। मतदाताओं के सामने विकल्पहीनता की स्थिति है। उनके सामने कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसकी राजनीतिक जिसका नेतृत्व बहुत स्वच्छ छवि का हो। क्योंकि मुख्यतः हमारे यहाँ जितनी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टीज हैं या क्षेत्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त दल हैं, उन सब में अपराधियों या वंशवाद या आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। सबकी नीतियां लगभग एक जैसी है, इसलिए मतदाताओं के सामने विकल्पहीनता की स्थिति का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। भारतीय चुनाव प्रणाली। भारतीय चुनाव आयोग
क्योंकि कहा जाता है कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल का होना जरूरी है। और लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि वेयर देयर इज नो पार्टी देयर इज नो डेमोक्रेसी। लेकिन राजनीतिक दलों को अनुशासित करने, चुनाव को संपन्न कराने के लिए भी एक ऐसी निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था की आवश्यकता होती है जो चुनावों को सही ढंग से पूरा कर सके, पूरा करवा सके, और जो एक स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना कर सके। भारतीय संविधान ने ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में एक बहुसदस्यीय चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अनेक जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन सब का चुनाव का प्रबंधन, नियमन, निर्देशन भारतीय चुनाव आयोग को सौंपा गया है। अनुच्छेद 324 में बहुसदस्यीय चुनाव आयोग के बारे में भी कहा गया है, जिसमें की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुसदस्यीय चुनाव आयोग का मतलब है कि हमारे चुनाव आयोग में वर्तमान में 3 सदस्य हैं, जिनको हम चुनाव आयुक्त कहते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। आज के समय में यानी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चंद्र, ये 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के समय से लेकर या तो 6 वर्ष उनका कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, अर्थात 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाएगी, उसी पर चुनाव आयुक्त को कार्यभार मुक्त यानी सेवानिवृत्त होना पड़ता है। इसके अलावा भी 6 वर्ष की कार्यकाल, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु के से पहले भी उनको पद से मुक्त किया जा सकता है, अगर वे संवैधानिक दायित्व को सही ढंग से नहीं निभाते हैं या कहीं अयोग्यता या अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो उनको समय से पूर्व संसद के द्वारा महाभियोग चलाकर उन्हें पद मुक्त किया जा सकता है। वेतन और भत्ते, चुनाव आयुक्तों का वेतन 2.5 लाख रुपए, इसके अलावा उन्हें अनेक प्रकार के भत्ते मिलते हैं। ये 2.5 लाख रुपए उनका मासिक वेतन है। अनेक प्रकार के भत्ते उनको दिए जाते हैं। इसके अलावा उनको निःशुल्क आवास और अन्य विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उनको दी जाती हैं। चुनाव आयोग के कार्य, चुनाव आयोग क्या क्या कार्य करता है? चुनाव आयोग सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी निभाता है। उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उसे क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं? सबसे पहला कार्य है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना एवं नियमन करना। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन का अर्थ है कि जनसंख्या के आधार पर पूरे देश को बांट दिया जाता है, पूरे राज्य को बांट दिया जाता है। यदि लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश को 543 भागों में बांटा हुआ है, और अगर हम हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा को जनसंख्या के आधार पर 90 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को एक निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है और उनकी सीमा निश्चित करना, निर्धारित करना, ये उसका परिसीमन कहलाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मतदाता सूचियां तैयार कराना। मतदाता सूची का कार्य
चुनाव आयोग के द्वारा समय समय पर करवाया जाता है। उसमें हर 6 महीने में उसका नवीकरण कराया जाता है। जो नए मतदाता बनते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष होती है, जो आवेदन करते हैं मतदाता बनने के लिए, उन्हें मतदाता सूचियों में जोड़ा जाता है। जो स्थानांतरित हो गए उन्हें मतदाता सूचियों में स्थानांतरित किया जाता है। और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी जो मर गए, जो वोटर की मौत हो गई, उसे उस मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दलों का पंजीकरण एवं मान्यता। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि हम किसी भी दबाव समूह को या किसी भी संगठन को राजनीतिक दल तभी कह सकते हैं जब उसका पंजीकरण, उसका नॉमिनेशन, उसका एडमिशन चुनाव आयोग के पास हो जाएगा। जब तक कोई भी संगठन चुनाव आयोग के पास पंजीकृत नहीं होता है, तब तक उसे राजनीतिक दल नहीं कह सकते। जिस प्रकार एक बच्चे का जब तक किसी विद्यालय में एडमिशन नहीं होता है, तब तक उसे विद्यार्थी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार किसी भी गठबंधन, किसी भी संगठन को तभी राजनीतिक दल कहा जाता है जब उसका चुनाव आयोग के पास पंजीकरण हो जाता है। चौथा महत्वपूर्ण कार्य चुनाव चिन्ह प्रदान करना। जो मान्यता प्राप्त दल हैं उनको स्थायी रूप से चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग के द्वारा दिए जाते हैं, परंतु जो गैर मान्यता प्राप्त केवल पंजीकृत राजनीतिक दल हैं उनको हर चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार का वोट डालने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हमारी मतदाताओं में आज भी एक बड़ी संख्या अनपढ़ मतदाताओं की हैं जो अपने मत का प्रयोग चुनाव चिन्ह की पहचान करके ही करते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण कार्य चुनाव की तिथि एवं आचार संहिता की घोषणा। चुनाव कार्यक्रम निश्चित किए जाते हैं, चुनाव की तिथि निश्चित की जाती है और उस चुनाव के दौरान किन किन नियमों का पालन करना है, उन नियमों को चुनाव आचार संहिता कहा जाता है। जिस दिन चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाती है, उसी दिन से चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाती है। प्रत्येक राजनीतिक दल को उन नियमों का, यानी चुनाव आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। चुनाव तंत्र पर नियंत्रण। प्यारे बच्चों, पूरी चुनाव प्रक्रिया पर चुनाव आयोग का नियंत्रण, निर्देशन और नियमन होता है। नॉमिनेशन यानी आवेदन पत्र दाखिल करने से लेकर और मतगणना और चुनाव का परिणाम घोषित करने तक पूरा का पूरा कार्य भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। ये भारतीय चुनाव आयोग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। अब चुनाव कराने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक प्रक्रिया को हमें अपनाना पड़ता है। कोई भी कार्य बिना विधि विधान के, बिना प्रक्रिया के नहीं किया जा सकता और ना ही वो बिना प्रक्रिया के किया गया कार्य ठीक ढंग से संपन्न होता है। पहला कार्य चुनाव प्रक्रिया का पहला जो कदम है, पहला जो स्टेप है, वह है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। जैसा कि चुनाव आयोग के कार्यों में आपको बताया गया है कि चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर पूरे राष्ट्र को, पूरे राज्य को उतने ही भागों में बांट दिया जाता है जितने स्थानों के लिए चुनाव होना है। जिस प्रकार हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और उन 90 स्थानों को भरने के लिए या उन 90 स्थानों का चुनाव करवाने के लिए हरियाणा को जनसंख्या के आधार पर 90 भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक
भाग को एक निर्वाचन क्षेत्र या एक विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है। संयुक्त मतदाता सूची तैयार करना। प्यारे बच्चों, मतदाता सूची संयुक्त रूप से तैयार की जाती है। लिंग, धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर मतदाता सूची तैयार नहीं की जाती। प्रत्येक गांव, प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जो मतदाता सूची तैयार की जाती है उसमें सभी आयु वर्ग के लोग, सभी जातियों के लोग और स्त्री पुरुष सभी को एक ही मतदाता सूची में दर्ज किया जाता है। उसे हम कहते हैं संयुक्त मतदाता सूची। नामांकन पत्र भरना। जब चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाती है यानी चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसमें चुनाव की तिथि में की घोषणा में सबसे पहला कदम होता है कि जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति हैं, जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सर्वप्रथम अपना नामांकन पत्र चुनाव कार्यालय में दाखिल करेंगे। चुनाव कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करते समय उसे विभिन्न प्रकार की अपने कागजात, अपने से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां से संबंधित कागजात और इसके अलावा उसे एक जमानत राशि और कम से कम 2 मतदाताओं का उसे सहयोग चाहिए। एक मतदाता उस उम्मीदवार के नाम का अनुमोदन करता है और दूसरा मतदाता उस उम्मीदवार के नाम का समर्थन कहलाता है, समर्थन करता है। चौथी प्रक्रिया का चौथा हिस्सा नामांकन पत्रों की जांच एवं नाम की वापसी। जब नामांकन पत्र भरने का आखिरी समय समाप्त हो जाता है तो चुनाव कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा, चुनाव निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की जाती है और जिन नामांकन पत्रों में कोई गलती नहीं होती, कोई त्रुटि नहीं होती, उन्हें स्वीकृत कर लिया जाता है और जिन नामांकन पत्रों में गलतियां होती है उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाता है। स्वीकृत और अस्वीकृत की सूची जारी कर दी जाती है। इसके बाद 1 दिन का समय स्वीकृत किए गए चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को नाम वापसी का अवसर भी दिया जाता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नामांकन पत्र दाखिल कर देते हैं परंतु बाद में उनका मन बदल जाता है, उनका विचार बदल जाता है और वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो ऐसी स्थिति में वो अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं और उन्हें चुनाव कार्यालय के द्वारा जमानत राशि भी वापस दे दी जाती है। नाम वापसी का अंतिम समय बीत जाने के बाद जितने भी चुनाव मैदान में उम्मीदवार बचे उन सभी को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का कार्य भी चुनाव प्रक्रिया का एक हिस्सा है। प्यारे बच्चों, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उन सब के चुनाव चिन्ह निश्चित होते हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल और राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। इसी प्रकार अगर हम क्षेत्रीय दल की बात करें तो हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव चिन्ह चश्मा था, ऐनक। चुनाव चिन्ह प्रदान करने के बाद उन चुनाव चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं वो चुनाव प्रचार करते हैं। 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को दिया जाता है और उसमें वो जनमत का निर्माण करने के लिए, जनता को, मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह से चुनाव प्रचार करते हैं। आज के समय चुनाव प्रचार के अति आधुनिक तरीके भी वो प्रयोग करते हैं। चुनाव प्रचार
जिस दिन चुनाव समाप्त होना है, यानी मतदान का आखिरी समय से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। मतदान की तिथि को मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक दिन पहले ही निर्वाचन अधिकारियों को, चुनाव अधिकारियों को प्रत्येक चुनाव केंद्र पर भेज दिया जाता है और निश्चित तिथि को निश्चित समय पर मतदान शुरू हो जाता है। जितने भी मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं, उन सभी का पहचान पत्र के साथ उनकी पहचान करके सभी को मतदान का अवसर दिया जाता है। अंतिम समय के बाद भी अगर कोई मतदाता चुनाव मतदान केंद्र पर होता है तो उसे भी अतिरिक्त समय देकर उसे भी मतदान का अवसर दिया जाता है। मतदान के बाद अगली जो प्रक्रिया, अगला जो स्टेप है वो मतगणना का। प्यारे बच्चों, मतदान के बाद निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में, चुनाव अधिकारी के कार्यालय में सभी चुनाव संबंधी सामग्री जमा हो जाती है और चुनाव प्रक्रिया में मतगणना की तिथि भी पूर्व ही निर्धारित कर दी जाती है, पहले से ही निश्चित होती है। जिस दिन मतगणना की तिथि होती है उस दिन मतगणना अधिकारी वोटों की गिनती करते हैं और जो निर्वाचन अधिकारी है वो चुनावों का परिणाम घोषित करते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। और क्योंकि हमारे यहाँ साधारण बहुमत प्रणाली है, जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विजयी घोषित कर दिया जाता है। प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ यानी भारत में चुनाव पर खर्च करने की भी सीमा निश्चित की गई है। इसलिए चुनाव समाप्त होने के बाद, मतगणना और चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय चुनाव आयोग चुनाव का खर्चे का विवरण भी प्रत्येक उम्मीदवार से मांगता है। आपने चुनाव में कितना खर्चा किया उसका पूरा विस्तृत लेखा जोखा भारतीय चुनाव आयोग अपने पास मंगा लेता है। अंत में मैंने मतगणना केंद्र का एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इससे आप लाभान्वित होंगे। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ, ये मेरा संदेश है। हमेशा ऊंचा सोचें, आपके विचार ऊंचे होने चाहिए और आज से ही उसका प्रयास शुरू हो जाना चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।